इंडिया में जब भी कुछ इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, तो वो सारा सामान हमारे पोर्ट्स तक नहीं आ पाता या वहाँ से नहीं जा पाता डायरेक्टली। पहले किसी दूसरे देश के पोर्ट पर उतारा जाता है, जैसे श्रीलंका या सिंगापुर, और फिर छोटे जहाज़ों में लोड होकर हमारे यहाँ आता है। अब इंडिया अपना ही एक सिंगापुर बनाना चाहता है। भारत के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जिस पर भारत सरकार हजारों करोड़ों का दांव लगाना चाहती है। क्या है ये नया प्रोजेक्ट और इसके भारत के लिए क्या मायने हो सकते हैं, हम पर इसका क्या असर पड़ सकता है, आज इसी पर बात करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University and Saluja Gold, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. एक छोटा सा आइलैंड अचानक से ट्रेंडिंग हो गया है। केंद्र सरकार इसे भारत का सबसे बड़ा और सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट बनाना चाहती है। इसका नाम है ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इस आइलैंड की एक और खास बात है, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से सिर्फ 74 किलोमीटर दूर है। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया का 30 से 40% ट्रेड गुजरता है। इंडोनेशिया की ज़मीन भी सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। यानी ये आइलैंड भारत की ज़मीन पर है और दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्ते से बिल्कुल करीब। तो इस प्रोजेक्ट में क्या क्या बनेगा? पीआईबी के मुताबिक पहली चीज़ बनेगी एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल जो गलाथिया बे में बनेगा। ये एक बड़ा पोर्ट होगा, इसकी कैपेसिटी होगी 1,42,00,000 TEU। ये हम समझेंगे कि TEU का क्या मतलब होता है। दूसरा, एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा जो कमर्शियल और मिलिट्री दोनों कामों के लिए होगा। तीसरा है 450 मेगावोल्ट एम्पियर का बिजली घर जो गैस और सोलर एनर्जी से चलने वाला होगा ताकि पूरा आइलैंड को बिना रुके इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। चौथा, 16,610 हेक्टेयर यानी करीब 41,000 एकड़ में एक पूरा नया शहर बसाया जाएगा, एक टाउनशिप जिसमें घर, अस्पताल, सड़कें, स्कूल सब कुछ होगा। पूरे प्रोजेक्ट का एरिया होगा 166.1 किलोमीटर स्क्वायर। इसके 3 फेजेस होंगे। 3 फेजेस में से पूरा किया जाएगा 2025 से 2035 तक, फिर 2036 से 2041 तक और फिर 2042 से 2047 तक। टोटल खर्च की बात करें तो गवर्नमेंट सोर्सेज में 72,000 से 82,000 करोड़ रुपए के बीच के एस्टिमेट लगाया गया है। इस प्रोजेक्ट को लेकर राजनीतिक बहस है, पर्यावरण को लेकर गंभीर सवाल है, आदिवासियों के अधिकारों को लेकर भी मामले अदालत में हैं। ये सब अलग और ज़रूरी बहसें हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा, आम भारतीय की जेब पर इसका क्या मतलब होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा ट्रांसशिपमेंट क्या होता है। सोचिए आप मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर से दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन आपके शहर से सीधी ट्रेन नहीं है, तो आप पहले भोपाल जाते हैं, वहाँ उतरते हैं, अपना सामान उठाते हैं, फिर दूसरी ट्रेन में बैठते हैं। ये बीच का स्टेशन जो है जहाँ माल और यात्री एक गाड़ी से उतरकर दूसरे में चढ़ते हैं, यही है ट्रांसशिपमेंट का कॉन्सेप्ट। अब इसे आप समुद्र में होने वाले ट्रेड पर अप्लाई कर सकते हैं। दुनिया में बहुत बड़े बड़े जहाज़ होते हैं जिन्हें मदर वेसल्स यानी मेन वेसल्स कहा जाता है। ये जहाज़ इतने बड़े होते हैं कि ये हर पोर्ट में नहीं घुस सकते। इनके लिए बहुत गहरा पानी चाहिए होता है, तो ये एक बड़े हब पोर्ट पर रुकते हैं। वहाँ माल उतरता है, छोटे जहाज़ों में भरा जाता है और फिर जो उनकी फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। अब जिनमें ये सामान आता है उन कंटेनर्स की जो कैपेसिटी होती है उसे TEU में नापा जाता है। TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। ये एक मानक कंटेनर को नापने का तरीका है। आपने सड़क पर बड़े ट्रकों पर जो लंबे लोहे के डिब्बे देखे हैं वही एक TEU होता है। अब इंडिया को आज क्या प्रॉब्लम्स हैं जो ये प्रोजेक्ट सॉल्व कर सकता है? भारत की परेशानी ये है कि हमारे ज़्यादातर पोर्ट्स में इतना गहरा पानी नहीं है कि बड़े मदर वेसल उसमें सीधे आ सकें। तो क्या होता है, भारत अपना माल या फिर जो भारत के कारखाने हैं उनसे निकला हुआ जो सामान होता है पहले वो एक विदेशी हब पोर्ट पर जाता है, वहां उतरता है, वहां से दूसरे जहाज में आगे जाता है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। जो शिपिंग मिनिस्ट्री है उसके आंकड़े बताते हैं कि भारत का 75% ट्रांसशिप्ड कार्गो यानी 3/4 माल जो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जाता है वो बीच में दूसरे विदेशी पोर्ट्स पर हैंडल होता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट का जो अकेले 45% माल संभालता है। बाकी सिंगापुर और मलेशिया के पोर्ट्स पर भी ऐसा होता है। शिपिंग मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय पोर्ट हर साल 20 से 22 करोड़ डॉलर का यानी करीब 1700 से 1850 करोड़ रुपए का पोटेंशियल रेवेन्यू खो देते हैं। ये पैसा इंडियन पोर्ट्स को मिलना चाहिए, उनका रेवेन्यू होना चाहिए, लेकिन कोलंबो, सिंगापुर और पोर्ट क्लांग को ये मिलता है। ये है विदेशी मुद्रा का नुकसान, फॉरेक्स का नुकसान।
इससे असर होता है, जो भारतीय एक्सपोर्टर है उसे अभी अपना सामान भेजने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ये एक्स्ट्रा खर्च होता है वो उसकी कॉस्ट में ऐड होता है। इससे भारत का सामान दुनिया के बाजार में महंगा पड़ता है, यानी हमारे एक्सपोर्ट्स की कंपेटिटिवनेस कम होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे नागपुर से बांग्लादेश कॉटन एक्सपोर्ट होती है। वो पहले ट्रेन से मुंबई के पोर्ट जाती है, वहाँ से जहाज़ में कोलंबो जाती है, वहाँ उतरती है, फिर दूसरे जहाज़ में चढ़ती है और फिर बांग्लादेश की चटगांव पोर्ट पर पहुँचती है। ये अननेसेसरी लंबा रूट है, अननेसेसरी खर्चा भी है और यही है भारत का नुकसान। तो ग्रेट निकोबार का ये पोर्ट इस तस्वीर को कैसे बदलेगा? पहली बड़ी बात, जो गैलाथिया बे है उसमें पानी की नेचुरल गहराई 20 मीटर से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि दुनिया के सबसे बड़े जो मदर वेसल्स हैं वो यहाँ सीधे आ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इससे क्या होगा? बहुत सारा डॉलर बच जाएगा। दूसरी बात, ये पोर्ट सिर्फ भारत का माल नहीं संभालेगा। इसकी लोकेशन ऐसी है जो बांग्लादेश, म्यांमार और साउथ ईस्ट एशिया के देशों का कार्गो भी यहाँ से गुजर सकता है। आज कोलंबो और सिंगापुर यही काम करके बहुत रेवेन्यू कमाते हैं, कल यही काम ग्रेट निकोबार भी कर सकता है। अब बात करते हैं रोजगार और शहर की। ड्राफ्ट मास्टर प्लान में सरकार का अनुमान है कि 2029 तक यानी पहले फेज के शुरू होते ही करीब 25,608 लोगों को रोजगार मिलेगा। 2035 तक ये बढ़कर 74,703 तक जाएगी और 2055 तक कुल रोजगार 2,01,765 तक पहुंचने का अनुमान है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसमें पोर्ट पे काम करने वाले लोग, एयरपोर्ट पे काम करने वाले लोग, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सब शामिल है। 41,000 एकड़ में बसने वाले इस नए शहर में सरकार की योजना है कि 2055 तक आइलैंड की कुल आबादी 3,36,000 तक पहुंचे। इसके साथ शिप्स की मरम्मत, शिप्स में जो फ्यूल जाएगा, इस तरह के कमर्शियल जॉब्स भी क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहला है कंपटीशन। कोलंबो और सिंगापुर के पोर्ट्स पर दशकों से काम हो रहा है। दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनियों के उनके साथ पुराने और मजबूत कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एक नया पोर्ट खुलने से ये कंपनी अपना रास्ता नहीं बदल सकती। उन्हें कम खर्च, बेहतर सर्विसेज और भरोसेमंद काम से यहाँ अट्रैक्ट करना होगा इंडिया के पोर्ट पर। इसके बाद ग्रेट निकोबार भारत के बाकी हिस्से से भी कटा हुआ है। यहाँ कोई रेलवे लाइन नहीं है, इंडिया के मेन लैंड से जुड़ा कोई सीधा रास्ता नहीं है। सिर्फ पोर्ट बना देने से काम नहीं चलेगा। उसके आसपास पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम यानी माल ढुलाई और जो जोड़ तोड़ का सामान होता है वो सब भी क्रिएट करना होगा, सप्लाई चेन कंप्लीट करनी होगी। और ये 30 साल का दांव है, 2025 से 2047 तक। इस दौरान सरकारें बदलती हैं, पॉलिसीज बदलती हैं और ग्लोबल ट्रेड के रास्ते भी बदल सकते हैं। और लास्ट ये भी है कि ये आइलैंड भूकंप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेंसिटिव है। 2004 के सुनामी में ये आइलैंड कई जगह 3 मीटर तक धंस गया था। अरबों रुपए का ढांचा इस जमीन पर कितना टिकाऊ होगा, ये इंजीनियर्स और जियो साइंटिस्ट के लिए एक ज़रूरी क्वेश्चन है। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और उसका जो अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है, ये एक ऐसे थॉट को ज़मीन पर उतारने की कोशिश है जिसकी ज़रूरत बहुत पहले से है। भारत का 3/4 समुद्री ट्रांसशिपमेंट इंटरनेशनल पोर्ट से होता है। हर साल 1700 करोड़ रुपए से ज़्यादा विदेश जाते हैं और इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट भी ऐड होती है। ये इक्वेशन बदलनी ही चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।